नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 67वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, यानी जिसे यूपीएससी बोला जाता है। आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं केंद्र से रिलेटिव, यानी केंद्रीय जो एग्ज़ाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वह यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। यूपीएससी स्वयं में एक परीक्षा नहीं है, यह एक ऑफिस है, एक निकाय है जिसके माध्यम से इन परीक्षाओं को संपन्न किया जाता है। आइए इसके बारे में संवैधानिक प्रावधानों को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के से प्रश्न आपके बनते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। यूपीएससी जो होता है वह भारतीय केंद्रीय व्यवस्था के 4 वॉचडॉग होते हैं। जो 4 महत्वपूर्ण निकाय होते हैं उनमें से एक होता है। तो 4 जो महत्वपूर्ण निकाय होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि यह वॉचडॉग कौन कौन से होते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल के बारे में हम बात करें तो यह वित्तीय संबंधी मामलों के बारे में कार्य करता है। एससी की बात करें तो यह होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी की बात करें तो यह होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके बारे में इस व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का कार्य करता है। और हम इसकी बात करेंगे जो होता है ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमने अपना व्याख्यान डाल चुके हैं, जिनके बारे में आपने बहुत सी जानकारी प्राप्त की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य किए जाते हैं। चुनाव जो आपके होते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति का हो, लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, वह इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि राज्यों के इलेक्शन भी इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। कैग के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। यूपीएससी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो 4 वॉचडॉग के बारे में आपने जाना कि कौन कौन से जो केंद्रीय स्तर के निकाय होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि केंद्रीय स्तर पर कार्य करने का कार्य करते हैं। आइए और जानकारी प्राप्त यहाँ पर करते हैं। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग यानी संवैधानिक निकाय जो होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि 4 जो निकाय होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं। एससी की बात की यानी सुप्रीम कोर्ट की, यह न्याय व्यवस्था को देखने का कार्य करता है। देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही आपके राज्य के न्यायालय आते हैं और अधीनस्थ न्यायालय भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जब आपकी कोई सुनवाई निचले स्तर की अदालतों में नहीं होती तो इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में हमने अध्ययन किया, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनका यह संरक्षक भी कहा जाता है। और इससे संबंधित आपने जानकारी प्राप्त की कि जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, यदि उनका हनन होता है तो आप यहाँ पर जाकर रिट डाल सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग यहाँ से कर सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की बात करें तो यह वित्तीय समस्याओं के निदान की बात करता है। कैग के द्वारा हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के देश में, जैसे कि हमारा जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में जो पैसा खर्चा जाता है, उस खर्चे हुए पैसे की जांच इसके द्वारा की जाती है। मान लो कोई योजना चलती है, जैसे मान लो जल जीवन मिशन चल रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि जो आपके कुटीर से संबंधित योजना चल रही हैं, किसी भी प्रकार की योजना जो केंद्र से रिलेटिव होती है, उनकी जांच किसके द्वारा की जाती है? कैग के द्वारा की जाती है। अब हम देख सकते हैं कि यह किस प्रकार के कार्य करते हैं, तो आपको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जब हमारा बजट लॉन्च होता है तो बजट में आप देख सकते हैं कि हर योजना के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, और हम देख सकते हैं कि इसके बाद कैग के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि यूएएन के द्वारा पैसा खर्चा गया है और जिस उद्देश्य से खर्चा गया है वह उद्देश्य फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उस योजना में उतना पैसा खर्च किया गया है या इसमें कोई भ्रष्टाचार होकर इसके द्वारा गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया है। तो यह सब जांचें किसके द्वारा की जाती हैं? कैग के द्वारा की जाती हैं। ईसीआई की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भारत में स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का कार्य किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि निकाय होता है, यह किसी के भी दबाव में नहीं रहता है, यानी यह फ्री और फेयर यानी स्वतंत्र और अच्छे तरीके से चुनाव कराने का कार्य करता है। अब हम बात करें यूपीएससी की, तो यह भारत में संवैधानिक पदों
पर अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधी कार्य करता है, यानी जो अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का कार्य करता है और मेरिट पर आधारित भर्ती करता है, यानी जो व्यक्ति योग्य है उसी को लिया जाता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की जो प्राइवेट जॉब होती हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेपोटिज्म चलता है, भाई भतीजावाद चलता है, वहाँ पर अपने स्तर पर भर्तियां कर ली जाती हैं। लेकिन जब हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यूपीएससी के द्वारा फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जिनके माध्यम से आपने देखा होगा कि कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला है या कोई निचले स्तर का व्यक्ति है जो कि ऐसे क्षेत्र से आता है कि जो आसानी से ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच सकता, तो हम देख सकते हैं कि ऐसे कई बच्चे रहे हैं जो गरीब परिवार से आते हैं और उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उसके बाद अच्छे पदों पर बैठे हैं, आईएएस जैसे पदों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मेहनत की बात होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता। तो उसी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य क्या करता है, यूपीएससी के द्वारा किया जाता है कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, स्वतंत्रता पूर्वक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी यानी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो यह एक प्रकार का निकाय है या ऑफिस है। इससे एशिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम जो होता है आईएएस का एग्ज़ाम होता है, जो कि एशिया में सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, वह इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी आप वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। और राज्य से संबंधित भी राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं, उनकी तैयारी भी आपके द्वारा की जा रही होगी। एवं अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं और वह राज्य से संबंधित आते हैं। लेकिन यूपीएससी की बात करें जिसके अंतर्गत आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, तो उसके एग्ज़ाम जो इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आईएएस की बात करें तो इनका एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह केंद्रीय निकाय है, यानी यह संपूर्ण भारत को कवर करता है, पूरे भारतीय क्षेत्र को कवर करता है। तो यह केंद्रीय निकाय है, यानी हम देख सकते हैं कि हमारे जो सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी देखें या हमारे राज्य देखें, तो सभी में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में जाना जाता है, यानी इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। यह संवैधानिक निकाय है, यानी इसके बारे में जो कि हमारा संविधान है उसमें वर्णित है या आर्टिकल दिए हुए हैं जिनके अनुसार यह कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है, हम बात करेंगे भाग 14 की 315 से लेकर 323 तक हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में या लोक सेवा आयोग के बारे में। इसी के अंतर्गत आपकी राज्य लोक सेवा आयोग आता है और इसी के अंतर्गत अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी या पीएससी दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके प्रावधान भाग 14 में दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं कॉम्पोजिशन यानी संयोजन के बारे में। तो संयोजन में इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करें। यूपीएससी का चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, यह बात आपको याद रखनी है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। संविधान में चेयरमैन की योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है, यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, संविधान यानी संविधान की जो बुक है उसकी योग्यता के बारे में। जो हमारा चेयरमैन होता है यूपीएससी का चेयरमैन सबसे उत्तीर्ण पद होता है, जो कि यूपीएससी जो निकाय होता है उसको उसकी चेयरमैनशिप जिसके पास होती है वह होता है चेयरमैन। तो इसके बारे में योग्यता हमारे संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन हम देख सकते हैं केवल इसके 50% सदस्य अनुभव के तौर पर उनके पास केंद्र सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी हम देख सकते हैं कि यह जो यहाँ पर चेयरमैन चुनित किए जाते हैं, चुने जाते हैं, वह कहाँ से निकल कर आते हैं, यूपीएससी के सदस्यों में से निकल कर आते हैं। जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं या कि जो चेयरमैन होते हैं उसकी योग्यता कम से कम इतनी होनी चाहिए कि उसका जो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की नौकरी कम से कम 10 वर्ष तक करके आया हो। यानी हम देख सकते हैं इतना अनुभव इसके पास होना चाहिए। इनकी सेवा एवं शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इनको क्या दिया जाना चाहिए, किस प्रकार से इनकी सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार की इनकी शर्तें होनी चाहिए, किस प्रकार से इनको तनख्वाह दी जानी चाहिए, क्वार्टर्स वगैरह दिए जाने चाहिए। यह सब जानकारी
किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है और उसके द्वारा ही इसका नीति निर्धारण किया जाता है। इनके चेयरमैन व सदस्यों के तौर पर 6 वर्ष व 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। यानी यह बात भी आपको याद रखनी है। जिस प्रकार की बात हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में की थी, तो उसी प्रकार की बात यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में की जाती है। तो हमें यह बात याद रखना चाहिए, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। यानी एक बार अगर इनको पद पर बैठा दिया जाता है तो यह 6 वर्ष तक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और 65 वर्ष की बात करें तो यह 65 वर्ष तक अपनी यहाँ पर सेवा दे सकते हैं। यदि इसका जो यहाँ पर चेयरमैन है उसको 63 वर्ष की आयु में क्या किया जाता है, उसको सीट दी जाती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वह 2 वर्ष ही अपनी सेवा देगा। यदि वह 59 वर्ष की आयु में बैठता है तो वह 6 वर्ष तक सेवा दे सकता है। और 55 वर्ष में यदि बैठता है तो वह आसानी से अपनी सेवा को दे सकता है। अब हम देख सकते हैं यह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी यही बात हमने की थी कि यह अपना रेजिग्नेशन है, जो त्यागपत्र है, वह किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग किया जाता है। यानी पद से हटाने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं होता। यानी राष्ट्रपति स्वयं भी चाहें तो इसको हटा नहीं सकते, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनको हटाया जाता है। अब संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार के होते हैं? जिस प्रकार हमने बात सुनी है राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया इसके लिए भी अपनाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन की अनुपस्थिति या इसका पद खाली होने पर क्या करते हैं? एक्टिंग चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। यानी जब हम देख सकते हैं कि चेयरमैन को चुनने की बात की जा रही है, उस समय पर इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा? जो कि चेयरमैन की सीट होती है, तो इसमें चेयरमैन पर एक्टिंग चेयरमैन कार्य करेगा, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी के कार्य को हम देखें तो ऑल इंडिया सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं वह इनके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। सेंट्रल सर्विस की बात भी इनके द्वारा की जाती है। और पब्लिक सर्विस यानी राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं वह भी इनके द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। ये सब संबंधित परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। जो ऑल इंडिया सर्विस की है, सेंट्रल सर्विस की है, पब्लिक सर्विस की जो परीक्षा हैं किसके द्वारा? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम आईएएस का एग्ज़ाम देखें, ईपीएफओ का एग्ज़ाम देखें, आईआरएस का एग्ज़ाम देखें, इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं इसके बारे में। यह 2 राज्यों को मिलाकर जॉइंट सर्विस कमीशन की परीक्षाएं भी संपन्न कराता है। तो यह बात आपको याद रखनी है। यदि 2 राज्य मांग करते हैं कि हम दोनों को, जैसे यूपी और एमपी हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह के सीएम या दोनों जगह की सरकारें यह कहती हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर जो राज्य सेवा संघ लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा कार्य करना असंभव है या इस प्रकार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो यदि यह रिक्वेस्ट करते हैं तो यूपीएससी द्वारा क्या कराया जाएगा? दोनों का जॉइंट कमीशन बनाकर दोनों के एग्जाम एक साथ कंडक्ट करा दिए जाएंगे। इसे जॉइंट सर्विस कमीशन भी कहा जाता है। यह सभी राज्यों की परीक्षाएं गवर्नर व राष्ट्रपति की सहमति पर परीक्षाएं संपन्न करा सकता है। यानी सभी राज्य चाहें तो हम अपने राज्य से कोई भी यहाँ पर ये परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करा सकते, तो यदि सभी राज्य ऐसी मांग करते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति से यह परीक्षाएं भी यूपीएससी द्वारा संपन्न कराई जा सकती हैं। अधिकारियों की सेवा शर्तें चेयरमैन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इसकी जो चेयरमैन की सेवा शर्तें हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और हम देख सकते हैं कि यदि हम सदस्यों की बात करें तो अधिकारी जो यहाँ पर निकल कर आते हैं, जैसे कोई आईएएस अधिकारी हो गया, ईपीएफओ अधिकारी हो गया, आईआरएस अधिकारी हो गया, तो इन सब अधिकारियों की जो सेवा शर्तें हैं वह किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? यह सेवा शर्तें चेयरमैन के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, यानी हम देख सकते हैं कि यूपीएससी द्वारा जो साल भर का जो कार्य किया जाता है उस कार्य की एक रिपोर्ट बनाकर किसको देनी पड़ती है? राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। और राष्ट्रपति सीधे तौर पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है तो इसमें कैबिनेट आती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेह होती है?
जो कि हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उसके अंतर्गत आती है, और यह संसद का एक हिस्सा भी माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर रिपोर्ट दे रहे हैं तो रिपोर्ट सीधी कहाँ पर जा रही है, संसद के पास जा रही है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा अपनी रिपोर्ट कहाँ पर पेश की जाएगी, संसद में पेश की जाएगी। संसद क्या होता है कि एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के पास इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पर इस पर चर्चा की जाती है। अब यूपीएससी से संबंधित न्यायिक कार्य को देखें तो किस प्रकार के न्यायिक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो यह बात आप याद रखिए कि यूपीएससी जो आरक्षण संबंधी विषय होते हैं, एक प्रकार का न्याय होता है, यह न्यायोचित व्यवस्था होती है कि किसी जाति यदि कोई पिछड़ी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, यदि इनके लिए कोई रिजर्वेशन उपलब्ध कराया जाता है, चूँकि यह जनजातियाँ पिछड़े तौर पर आती हैं, ऐसे क्षेत्रों से निकल कर आती हैं जहाँ पर उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, या फिर हम यह देख सकते हैं कि यह जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको निकाल कर मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता, तो यह कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता, यह केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, या हमारी जो संसद होती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना हमें रिजर्वेशन देना है। अब ट्राइब्यूनल की बात करें तो NGT आपने देखा होगा। NGT का कार्य क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में आपने सुना होगा कि यह एक न्यायिक व्यवस्था के तौर पर कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि जो भी, जैसे कि मान लो कोई फॉरेस्ट से रिलेटिव कोई मामला जाता था तो पहले हम देख सकते हैं कि यह कोर्ट के पास जाया करता था। अब हम देख सकते हैं कि कोर्ट के पास वैसे ही बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े होते हैं, तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल बना दिए गए और ट्राइब्यूनल के माध्यम से उन केसों को उसी कोर्ट में, या कोर्ट एक प्रकार का यह कोर्ट ही कहलाता है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व कर लिया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि ट्राइब्यूनल से संबंधित कार्य भी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते। यदि ट्राइब्यूनल से संबंधित जो कोर्ट आता है वह भी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, यह भी इससे बाहर किया गया है। अस्थायी नियुक्तियों पर यूपीएससी कार्य नहीं करता, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कि अस्थायी नियुक्तियां हैं, जैसे कि एक्टिंग चेयरमैन की नियुक्ति की जानी है, और एक्टिंग जो भी यहाँ पर ऐसे सदस्यों की ज़रूरत होती है जो कि अस्थायी तौर पर कार्य करते हैं, तो इनकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा नहीं की जाती, यह भी बाहर का विषय या संसद का विषय होता है। हटाए जाने की प्रक्रिया को समझे तो यहाँ का जो चेयरमैन होता है उसको हटाए जाने के लिए मुख्य बिंदु होने चाहिए, यानी इसमें सबसे पहले यदि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी दिवालिया यानी उसका दिवाला निकल चुका हो, किसी बैंक वगैरह से उसने लोन लिया हो और वह लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो इस प्रकार की क्रियाओं से क्या करता है, जो बैंक होता है, जो सरकारी बैंक होते हैं, वह व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देते हैं। यदि इस प्रकार का मुद्दा पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। यदि चेयरमैन अपने पद के अलावा अन्य किसी लाभ के पद पर हो, प्रॉफिट के पद पर हो, यानी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस की बात यहाँ पर की जाती है, यदि चेयरमैन अपने इस पद के अलावा किसी अन्य प्रॉफिट के पद पर आसीन होता है तो यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा। यदि चेयरमैन राष्ट्रपति के अनुसार दिमागी व शारीरिक रूप से असमर्थ है, यानी हम देख सकते हैं कि वह शारीरिक रूप से यदि उसमें विभिन्नता पाई जाती है, या दिमागी रूप से वह, एक तरीके से हम कह सकें कि यदि वह पागल घोषित किया जाता है, यानी इसकी जांच भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि यह दिमागी तौर पर सही नहीं है या इसकी शारीरिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि यह चेयरमैन के तौर पर कार्य कर सके, तो इसको पद से हटाया जा सकता है। यदि यह दुराचार करता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है जो कि संवैधानिक तौर पर सही नहीं है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अनुसार इसको सही पाया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि यदि यह दुराचार करता है तो दुराचार ऐसे ही नहीं, यदि कोई संसद का मेंबर या कोई PM वगैरह इस प्रकार से यदि कोई बोलेगा तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। यदि इसके खिलाफ दुराचार का कोई केस आता है, या ऐसी बात होती है कि दुराचार के कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि किसको पता चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा करेगा कि इसने दुराचार किया है या नहीं किया है, या इसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यदि यह सही पाया जाता है कि इसके द्वारा दुराचार किया गया है तो इसको यह पद से, चेयरमैन के पद से हटा दिया जाएगा। आगे देख सकते हैं स्वतंत्र व पारदर्शी पद, यानी हम देख सकते हैं जो चेयरमैन का पद होता है वह स्वतंत्र व पारदर्शी होता है। अब हम देख सकते हैं कि यदि यह किसी तौर पर, यदि आपसे ही कोई बात कह लें, तो आप जैसे मान लो कि किसी भी आप भाई भतीजावाद या अपने पारिवारिक दबाव से, यदि मान लो आप ठीक है कि यदि किसी पोस्ट पर बैठे हैं और आपके द्वारा जो पढ़ाई वगैरह की जो व्यवस्था है वह आपके परिवार के सदस्यों द्वारा कराई गई है,
तो आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा झुकाव उनके प्रति होता है। यदि वह किसी भी प्रकार की बात करते हैं तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं कि तो उसी प्रकार की बात कहाँ पर हो जाती है, हमारे चयन के बारे में होता है। यदि यह किसी भी प्रकार के दबाव में रहेंगे, यदि सरकार के द्वारा इनके प्रमोशन से संबंधित अधिकार होंगे या इनको हटाने से संबंधित ऐसी शक्तियाँ होंगी, तो यह वहाँ उनसे दबने का कार्य करेंगे या उनसे उतने अच्छे तरीके से अपने पद का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की बातों से बचने के लिए इनके पद को स्वतंत्र एवं पारदर्शी बनाया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो इनके अंदर होती हैं। इन्हें केवल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। यदि किसी भी जो भी सरकारी बड़ा अधिकारी है, मान लो राष्ट्रपति भी कह लें, प्रधानमंत्री भी कह लें, या हम अपनी संसद की बात भी करें, तो संसद के पावर्स नहीं होती है कि इसके चेयरमैन को हटा दें। केवल संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि यह गलत पाया जाता है तो ही इसको हटाया जा सकता है, या तो यह दिवालिया पाया जाए तो हटाया जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिफाइन कर दिया जाए कि यह पागल है या किसी भी प्रकार का दुराचार कर रहा है तो इसको हटाया जा सकता है। और दिवालिया घोषित भी किया जाएगा तो भी यह इसे राष्ट्रपति की सलाह पर किया जाएगा। यदि इनके द्वारा सलाह की जाती है, सारी जांच की जाती है, उसके बाद ही इसको हटाया जा सकता है। लेकिन यदि यह सही अवस्था में है तो इसका बाल विवाह का नहीं हो सकता, यानी कुछ भी नहीं हो सकता इसका। एक पद पर बैठने के बाद किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पाया जाता, यानी हम देख सकते हैं कि यदि यह पद पर आसीन हो जाते हैं, चेयरमैन के पद पर हो जाते हैं, तो इन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। निश्चित समय के लिए सेवा एवं स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि जो सेवा होती है, मान लो इनको लिए 6 वर्ष के लिए हमने बैठा दिया, तो इनकी जो अवधि है वह घटाई व बढ़ाई नहीं जाएगी। हाँ, मान लो ऐसा हो जाता है कि यदि यह 52 वर्ष की आयु में यहाँ पर बैठे हैं और हम 92 वर्ष की आयु में 62 वर्ष की आयु में यहाँ पर बैठे हुए हैं और 65 वर्ष इनकी रिटायरमेंट की जो डेट है, तो हम देख सकते हैं 3 वर्ष में इन्हें संवैधानिक रूप से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार के ऐसे प्रावधान नहीं है कि इनको हटाया जाए। इनके वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि इनके जो वेतन है, अब वेतन पर भी किसी का प्रभाव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि इनका वेतन राष्ट्रपति द्वारा दिया जा रहा है या किसी के द्वारा, सीधा सीधा संविधान में वर्णित है और उसी के अनुसार हम देख सकते हैं जो हमारी संचित निधि होती है, जिसमें कि हमारा बजट निकल के आता है, और हम देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस किया जाता है उसका जो पैसा होता है वह संचित निधि में रखा जाता है और संचित निधि से ही इनका वेतन बनता है। चेयरमैन के पद पर आसीन होती है वह केंद्र व राज्य में या अन्य सेवा नहीं दे सकते। तो हम देख सकते हैं ना तो यह केंद्र में अन्य जो पद होते हैं उन पर सेवा दे सकते हैं, न राज्यों में सेवा दे सकते हैं, ताकि यह अपने पद पर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। यानी हम देख सकते हैं कि यदि इनको अन्य किसी स्थान पर पद दिया जाना होता है, यानी हम मान लेते हैं कि इनके रिटायरमेंट की डेट आ गई है और हम देख सकते हैं कि कोई भी मंत्री है उसके द्वारा बोला जाएगा कि हम ऐसे आपको बैकडोर एंट्री दिला देंगे या राज्यसभा में आपको सदस्य बना देंगे, तो इस प्रकार की बात नहीं होती है। सीधे तौर पर इनको बता दिया जाता है कि यदि आप पद पर आसीन होते हैं तो आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। सदस्यों को भविष्य में केंद्र व राज्य के चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। यानी पद पर रहते हुए तो यह किसी भी जगह पर सर्व नहीं कर सकते, कहीं पर सेवा नहीं दे सकते। इसके अलावा यह भविष्य में भी केंद्र व राज्य के चेयरमैन नहीं बनाए जा सकते। यह चेयरमैन जो कि थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, सदस्यों को हम देख सकते हैं यहाँ के जो सदस्य होते हैं वह भविष्य में केंद्र व राज्य के अधीन चेयरमैन बन सकते हैं। यानी जो सदस्य होते हैं उनका प्रमोशन होकर केंद्र व राज्य के अधीन इनको क्या बनाया जा सकता है, चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन चेयरमैन के बारे में हम बात करें तो इनका किसी भी प्रकार से ना तो प्रमोशन होता है, ना इनको कहीं पर फिर से जॉब दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो चेयरमैन का पद होता है वह स्वतंत्र होता है। लेकिन सदस्य चेयरमैन के अलावा अन्य किसी पद को धारण कर सकते हैं। अब हम सदस्यों की बात करें तो सदस्य क्या होता है, अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, यानी इनके पास काफ़ी अनुभव हो जाता है सदस्य बने हुए, तो इनको चेयरमैन बनाया जा सकता है। एक बार चेयरमैन बनने के बाद फिर से इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी एक बार ही इनकी नियुक्ति की जाती है और इसके बाद इनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि यह क्यों नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह चेयरमैन के पद पर हैं और इनके द्वारा किसी भी प्रकार का लालच दिया जाता है कि यदि आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो आपको आगे चेयरमैन बनाया जाएगा। तो इसलिए इनको पहले से ही बाध्य कर दिया गया है कि आप एक बार ही चेयरमैन बने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि आपकी मान लो कि कोई जॉब होती है और उस जॉब में कोई प्रमोशन की संभावना नहीं होती और आपको उसी जॉब में कार्य करना है, तो आप किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, आप सीधे तौर पर उसी जॉब पर फोकस करेंगे और उसी का कार्य करेंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है या आपको भविष्य में और कहीं पर अधिकारी बना दिया जाएगा या आपको और उच्च पद मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लालच आ जाता है और आप यहाँ पर थोड़े से अधिकारियों की चापलूसी करने लगते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए इसकी नियुक्ति एक बार ही की जाती है। चलिए देखते हैं यूपीएससी की भूमिका के बारे में, किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन इनके द्वारा किया जाता है। भारतीय मेरिट तंत्र की निगरानी रखने के लिए इसका कार्य किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो मेरिट व्यवस्था होती है, जो सबसे उचित है, जो सबसे सही है, नैतिक तौर पर जो सबसे आगे आता है, उसकी जांच करना। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर अपनाई जाती है। सबसे पहले आप जाते हैं, प्री परीक्षाएं देते हैं। यदि आपने अध्ययन किया होगा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आपके यदि नंबर अच्छे आते हैं तो लगभग आपको 50% अंक यहाँ पर प्राप्त करने होते हैं। यानी लगभग यदि 200 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र आता है उसमें से कम से कम आपको 100 क्वेश्चन वो सही होने चाहिए। यानी हम देख सकते हैं माइनस मार्किंग होने के बाद भी कम से कम आपके पास 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेरिट यहाँ पर डाली जाती है तो इसी के आधार पर डाली जाती है। अब आप प्री निकालते हैं, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा में ही उत्तीर्ण व्यक्तियों को लिया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो सही हैं, सही तरीके से परिपक्व बच्चे होते हैं, उनके लिए आगे लिया जाता है। यह परीक्षाएं करवाने के अलावा सरकारी सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं, केवल परीक्षाएं कराना ही इनका उद्देश्य नहीं होता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे एक्सपीरियंस्ड पुरुष बैठते हैं। यानी जो चेयरमैन है उसके पास 10 वर्ष का अच्छा खासा अनुभव होगा, जो सदस्य होंगे उनके पास भी अच्छा खासा अनुभव होगा। और हम देख सकते हैं सदस्य भी कहाँ से चुन के लिए जाते हैं, जो भविष्य में जॉब करके आ रहे हैं, आईएएस के पद पर रहे हैं, आईपीएस के पद पर रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पर पद पर बैठाया जाता है। तो यदि सरकारी तौर पर किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता होती है तो इनसे सलाह ली जाती है। केवल यह परीक्षाएं कंडक्ट नहीं कराते, यह सरकार को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। लेकिन सरकार भी क्या होती है, इनकी जो सलाह होती है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। केवल आप होशियार हो तो आपको मैं बुला लूँगा और आपसे सलाह ले लूँगा। मानना ना मानना सब मेरे ऊपर है कि मुझे किस बात को मानना है, किस बात को नहीं मानना है। यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होने के साथ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विवादों में रहता है। यानी अब एक छोटी सी बात है, वह अच्छे तरीके से आपको समझनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ पर संविधान लागू हुआ 1952 की 50 की बात करें तो 50 में हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा योजना आयोग को ला दिया गया और योजना आयोग का जो कार्य होता था वह संवैधानिक तो तंत्र तो था नहीं। हम देख सकते हैं कि वह उनके द्वारा ही बनाया गया एक निकाय था या एक तंत्र था। तो हम देख सकते हैं कि उसको ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। तो यही डिस्प्यूट यहाँ पर होता है। एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो हमारा यूपीएससी बना हुआ है, तो इसके विपक्ष में कार्य करने का कार्य क्या करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। यह भी एक प्रकार की जांच संबंधी कार्यों को करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की, यूपीएससी की भूमिका को समझा, किस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक इनके चेयरमैन कार्य करते हैं, हटाए जाने की प्रक्रिया को समझा, यूपीएससी संबंधित न्यायिक कार्य को समझा कि किस प्रकार के कार्य इनके अंतर्गत आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। अब छोटी छोटी सी जानकारी को लिख सकते हैं और इसी प्रकार की जानकारी से आपके प्रश्न पूछिए जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो यही कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आपको सारी जानकारी अच्छे से याद रखनी है। 4 वॉचडॉग के बारे में भी यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो गवर्नमेंट के 4 वॉचडॉग कौन कौन से हैं, तो 3 ऐसे वॉचडॉग दे दिए जाएंगे, एक किसी अन्य का नाम दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो आपको असत्य लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिए कि गवर्नमेंट के जो 4 वॉचडॉग हैं वह कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके द्वारा आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और बहुत ही विश्वसनीय बॉडी है और विश्वसनीय आपकी जो परीक्षाएं हैं, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं और मेरिट हासिल करते हैं तो आप आसानी से इसको
पास कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अध्ययन। ऐसे बच्चों तक इस शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा को लेना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। जो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन व संस्थानों की फीस जमा नहीं कर सकते या उसके लिए असमर्थ हैं, तो वही घर पर बैठकर आसानी से यूट्यूब के माध्यम से इस प्रकार के लेक्चर सुनकर अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।